नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और लेकर आया हूं आपके सामने आपके कुछ सवालों के जवाब। पिछले कुछ दिनों से मैंने ये सवाल जवाब वाला कोई वीडियो नहीं किया, तो आज कुछ सवाल मैं ले रहा हूं और साथ ही कोशिश होगी कि अगला वीडियो जल्दी आएगा। तो यदि आपके सवाल इस वीडियो में शामिल नहीं हुए हैं तो आप निराश मत होइए, अगले वीडियो में मैं उन सवालों को लेने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं ये सवाल जवाब का सिलसिला और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है राजेश पंकंती जी ने। राजेश जी का सवाल ये है कि उन्हें एफडी की मैच्योरिटी के रूप में 45 लाख रुपीस मिले हैं और उन्हें 30,000 पर मंथ की पेंशन भी मिलती है और उनकी एज है 65 ईयर्स। जानना चाहते हैं कि वो किन म्यूचुअल फंड्स में पैसों को इन्वेस्ट करें, सेफ एंड गुड म्यूचुअल फंड्स। तो राजेश जी, पहली बात मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स कोई भी हो, सभी म्यूचुअल फंड्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हैं। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड्स डिफरेंट टाइप्स के असेट क्लासेस जैसे कि इक्विटी, डेट या गोल्ड, सिल्वर इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा तो यहाँ पर उतार चढ़ाव की संभावना ज़्यादा रहेगी, डेट में होगा तो थोड़ी कम होगी। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके रिटर्न्स जो हैं फिक्स हैं या फिर पैसा एकदम सेफ है। तो जैसा आपने बताया कि 65 इयर्स की एज है और ये जो पैसा है ये फिक्स्ड डिपॉजिट की मैच्योरिटी के रूप में आपको मिला है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको पहले तो जितना हो सके ऐसे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए या ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर आपका पैसा सेफ हो। उदाहरण के तौर पर सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम, ये एक सरकार की बहुत ही अच्छी स्कीम है और आपको ये पोस्ट ऑफिस और सरकारी बैंक और कुछ प्राइवेट बैंक में भी मिल जाती है। यहां पर इस वक्त पर 8.20% का इंटरेस्ट मिल रहा है इस पर, और ये इंटरेस्ट जो है सालाना 8.20% है, लेकिन आपको क्वार्टरली डिवाइड बाय 4 करके क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करो। और अब सरकार ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की लिमिट भी बढ़ा दी है। 30 लाख रुपीस एक व्यक्ति, कोई भी मतलब जो सीनियर सिटीजन है, वो 30 लाख रुपए तक इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। तो मैं चाहूँगा कि यदि आपने पहले से इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है या फिर पहले कम किया हुआ था, क्योंकि पहले लिमिट 15 लाख की थी, लेकिन 1 अप्रैल से ये जो लिमिट है ये 30 लाख हो गई है, तो आप मेरे हिसाब से इसमें जरूर इन्वेस्ट करें। और आप जानते होंगे, मैं फिर भी इस बात को एक बार फिर दोहरा देता हूं कि यदि पति और पत्नी दोनों ही सीनियर सिटीजन्स हों तो वो दोनों 30-30 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ऐसी उम्मीद की जाती है कि इक्विटी में लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स बेहतर मिलने की उम्मीद होती है, तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन को बीट करने के उद्देश्य से आप कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरी राय ये है कि आपको डायनेमिक एसेट एलोकेशन, या जिसे हम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के नाम से भी जानते हैं, उन स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर उतार चढ़ाव की संभावना थोड़ी रहेगी, तो आप जो पैसा इन्वेस्ट करें उसे थोड़े लंबे समय के लिए करें। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड या आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड मेरे हिसाब से इस कैटेगरी में सही स्कीम रहेंगी। तो इस तरह से अधिक पैसा आपका ऐसी स्कीम में हो जहाँ पर आपका कैपिटल जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, और साथ ही थोड़ा पैसा आप इस तरह के हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे, लेते अगला सवाल जो पूछा है अमित दवे ने। अमित दवे जी ने कहा है कि वो 10,000 पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि यदि वो एक पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन के हिसाब से यहाँ पर 2 फंड ऐड करें, जैसे कि एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ में और मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 में इन्वेस्ट करें तो कैसा रहेगा। बिल्कुल सही है। यदि आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको साथ में इंटरनेशनल फंड ऐड करना है और
गोल्ड फंड भी ऐड करना है तो आप बिल्कुल गोल्ड फंड ऑफ फंड्स या फिर गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही जैसा आपने कहा है कि मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ईटीएफ, तो ऐसा कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रहे कि ईटीएफ में एसआईपी करना संभव नहीं होता है। हालांकि वहाँ पर कुछ ब्रोकर्स आपको एसआईपी की चॉइस देते हैं, लेकिन वो अमाउंट फिक्स नहीं होता है। उसका तरीका अलग होता है कि पहले आप लमसम पैसे ट्रांसफ़र कर दें ब्रोकर के अकाउंट में, यानी कि जो पूल अकाउंट होता है, और फिर आप वहाँ से यूनिट्स बाई कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं कि आपके बैंक अकाउंट से एक फिक्स अमाउंट डेबिट होता है और उसके अगेंस्ट में आपको यूनिट्स मिलती हैं, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो यदि एसआईपी करना चाहते हैं तो आप गोल्ड ईटीएफ लेने की बजाय गोल्ड फंड ऑफ फंड्स ले सकते हैं, और इसी तरह से नेस्डेक 100 ईटीएफ की बजाय नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब मैं ले रहा हूं अगला सवाल जो पूछा है बालूराम कुमावत ने। बालूराम जी ने लिखा है कि मेरा छोटा सा बिजनेस है और मैं स्मॉल कैप में लमसम इन्वेस्ट करना चाहता हूं हर महीने, क्योंकि मेरी इनकम फ्लैक्चुएट करती है हर महीने, तो किस तरीके से करना सही रहेगा। यदि आपकी इनकम फ्लैक्चुएट करती है और इनकम मतलब जो है वो फिक्स नहीं है, तो भी यदि आप एक छोटे अमाउंट की एसआईपी कर सकें तो वो अच्छा रहेगा। भले ही एक फिक्स इनकम ना हो, बट ये बात तो पता होती है कम से कम इतनी इनकम तो हर महीने आती ही है, तो उस हिसाब से एक छोटी राशि की एसआईपी शुरू की जा सकती है। बट यदि आप एसआईपी नहीं करना चाहते हैं, कमिटमेंट नहीं लेना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि हर महीने आप कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर कोई बुराई नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अक्सर मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 5000 रुपीज़ होता है। तो पहली बार आप 5000 रुपये से शुरुआत कर लें और उसके बाद आप हर महीने फिर उसमें 1000 रुपीज़ 2000 रुपीज़ इस तरह से ऐड करते रहें, या जितना भी आप करना चाहें। लेकिन मैं आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जिस तरह से सवाल आपने पूछा है मुझे ऐसा लगता है कि आपका म्यूचुअल फंड्स के बारे में या फिर मार्केट के बारे में जो आपकी नॉलेज है, आपकी जानकारी है, वो शायद सीमित है। और ऐसे में मेरी राय ये है कि आपको एक वेल डाइवर्सिफाइड लार्ज एंड मिड कैप फंड से शुरुआत करनी चाहिए, या फिर प्योरली लार्ज कैप फंड से आपको इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए। तो यदि आपका नज़रिया बहुत लंबा है, आप 7 साल 10 साल या उससे अधिक के लिए करना चाहते हैं, तो फिर आप लार्ज एंड मिड कैप फंड जैसे कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप या फिर कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड, इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि आपका नज़रिया 5 साल या उसके आसपास का है, तो ऐसे में आप एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड। इस तरह के फंड में आप निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। अगला सवाल मैं ले रहा हूँ हेमंत कुमार जी का, और उनका सवाल इनकम टैक्स से संबंधित है। हेमंत जी ने बताया कि उन्होंने 2019 में एक प्रॉपर्टी बाई की थी, फरवरी 2019 में, और उस प्रॉपर्टी का सीसी 30/3/2023 को आया है। तो मैं पहले बता दूं कि सीसी नहीं आया होगा, ओसी आया होगा। सीसी होता है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, और कमेंसमेंट सर्टिफिकेट स्टार्टिंग में आता है, उसके बाद ही कोई भी बिल्डर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है। और अब क्योंकि आपने प्रॉपर्टी 2019 में बुक की थी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो रही थी, तो सीसी तो इसका पहले आ चुका था। अब इसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आया होगा, यानी कि अब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है और इसे ऑक्यूपाई किया जा सकता है, इसमें रहा जा सकता है। तो अब इस प्रॉपर्टी का ओसी आया होगा। तो ये तो खैर क्लैरिटी थी इस बारे में जो आपने सीसी लिखा था। अब आपने जैसा कहा है कि इसका जो मैं ओसी बोल रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली ये ओसी है, सीसी नहीं है। तो अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है 30/3/2023 को, तो आप बेशक इस फाइनेंशियल ईयर में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जैसा आपने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए आप प्रिंसिपल अमाउंट डेफिनेटली 1,50,000 रुपये तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन लिमिट 1.5 लाख की है।
उसमें आप चाहे तो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ होम लोन को क्लेम करें या फिर पीपीएफ या ईएलएसएस जो भी इन्वेस्टमेंट हो सब मिलाकर लिमिट 1.5 लाख की है। लेकिन हाँ, आपका जो इंटरेस्ट है इस साल में आपने पे किया है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और लिमिट होगी 2 लाख की। उसके अलावा आपका जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में आपने इंटरेस्ट पे किया था लोन में, उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 5। तो यदि पूरा मान लीजिए 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया हुआ था तो हर साल 20-20 हज़ार रुपये करके 5 साल में उसे क्लेम किया जा सकता है। लेकिन जो टोटल इंटरेस्ट पे किया था अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड में, और जैसा एग्जाम्पल में मैंने कहा कि 20,000 रुपये आप क्लेम कर सकते हैं यदि 1 लाख रुपया इंटरेस्ट पे किया गया हो, और इस साल का इंटरेस्ट जो था यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का जो इंटरेस्ट था वो भी क्लेम किया जा सकता है। लेकिन दोनों मिलाकर लिमिट 2 लाख ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। यदि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आप 2 लाख तक का ही इंटरेस्ट यहाँ पर डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं, आप रेंट पर देते हैं, तो उस केस में क्योंकि रेंट के रूप में उस पर आमदनी भी होगी और साथ ही आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन क्लेम करेंगे, तो टोटल लॉस जो है वो आपका 2 लाख रुपए तक का लॉस जो है वो सेट ऑफ किया जा सकता है दूसरी इनकम के सामने। तो वहां पर हो सकता है कि आपका यदि इंटरेस्ट जो है सब मिलाकर वो 2 लाख से ऊपर भी है, लेकिन क्योंकि जो रेंट आया है उसकी रूप में आपकी इनकम हो रही है, तो जो नेट लॉस है उसको यदि 2 लाख तक का क्लेम करने के लिए इंटरेस्ट 2 लाख से ऊपर का भी क्लेम करना पड़ रहा है तो वो किया जा सकेगा। लेकिन यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस केस में क्योंकि इनकम तो है नहीं, तो जो लॉस है वो इंटरेस्ट के रूप में ही है, तो उस केस में 2 लाख रुपए का मैक्सिमम इंटरेस्ट डिडक्शन के रूप में क्लेम किया जा सकता है। तो जो आपका सवाल था कि यदि 30 तारीख को यदि 30 मार्च को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, ओसी मिल गया है, तो उस केस में डेफिनेटली फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ये बेनिफिट्स क्लेम किए जा सकते हैं। और अब लेते हैं आज आखिरी सवाल जो पूछा है अजिताभ कुमार जी ने। अजिताभ जी, आपने कहा है कि आप रेगुलरली मेरा प्रोग्राम देखते रहते हैं, तो धन्यवाद। मुझे उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। और जैसा आपने बताया है कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं लंबे समय से, 2016 से आप एसआईपी कर रहे हैं, आपकी एज 55 ईयर्स है और अगले 20 साल के लिए आप चाहते हैं कि जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो आपके पास कम से कम और 20 साल इन्वेस्टेड रहेगा। बिल्कुल, और 50 लाख रुपया आप इकट्ठा कर चुके हैं अभी तक, बहुत अच्छी बात है। 80,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि जिन स्कीम्स में आप एसआईपी कर रहे हैं क्या वहाँ पर आप कंटिन्यू करते रहें। तो मैं आपको बता दूं कि एक तो ये है कि आपने ज़्यादा स्कीम्स में एसआईपी की हुई है, मेरे हिसाब से उतनी स्कीम्स की ज़रूरत नहीं है और आपको एक कैटेगरी में एक ही स्कीम रखनी चाहिए। तो यहाँ पर पहली बात, जैसे कि एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में आप एसआईपी कर रहे हैं, इस फंड में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही एक आपके पास मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन, इसमें भी आप इन्वेस्टेड रहें क्योंकि यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी, डेट और गोल्ड में हो रहा है, तो ये भी ठीक है। इसके अलावा आपको स्मॉल कैप में तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। फ्लेक्सी कैप में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन आपके पास फ्लेक्सी कैप में भी 2 स्कीम हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड। तो मेरे हिसाब से एक फ्लेक्सी कैप फंड बहुत है, तो अलग से स्मॉल कैप भी मत कीजिए, आप मल्टी कैप भी मत कीजिए। इसके बजाय आपने जैसे कि बहुत सेफ प्ले किया हुआ है बैलेंस एडवांटेज फंड और साथ ही मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। बहुत ही सेफ से मेरा मतलब है कि यानी कि आप प्योर इक्विटी में ना करके आप हाइब्रिड फंड्स में कर रहे हैं, तो वो ठीक है। उसके साथ में फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा और साथ ही आप चाहे तो जैसे आपने एसबीआई ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो भी ठीक है, लेकिन उसके बजाय यदि आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड में करें तो वो बेहतर होगा। और लार्ज एंड मिड कैप फंड में
ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड या कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड, ये अच्छे फंड्स हैं। तो इस तरह से एक लार्ज कैप फंड या लार्ज एंड मिड कैप फंड वो सही चॉइस है, और साथ ही बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपके पोर्टफोलियो में हैं, ये सही है। और फ्लेक्सी कैप फंड एक आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, बट ये डायरेक्टली स्मॉल कैप फंड करना मेरे हिसाब से सही चॉइस नहीं है। और मल्टी कैप की आपको ज़रूरत नहीं है, जब आप ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड कैप कर रहे हैं तो स्मॉल कैप में भी थोड़ा एक्सपोजर आपको उम्मीद है फ्लेक्सी कैप के जरिए मिल जाएगा। तो थोड़ा एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाकर चलिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो आपको रिस्क एडजस्टेड और इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स दे पाए। तो मैंने कोशिश की कि आपके कुछ सवालों के आज उत्तर दे पाऊँ। मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तो मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।